गुड मॉर्निंग माय फोर्थ ईयर स्टूडेंट। और आज आपकी ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसकी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज योर 7th क्लास बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर बिहेवियर। आप लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं जूम क्लास और ये बहुत गलत साइन है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग के दिमाग में ऐसा जरा सा भी है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए थे और क्या कहते हैं आपका अब फर्दर एग्जाम्स नहीं होंगे आपके, इस गलत फहमी से आप निकल जाइए कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, चाहे वो बीकॉम थर्ड ईयर हो, चाहे वो एमकॉम सेकेंड ईयर मतलब आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी भी सूरत में आप लोग को बिना एग्जाम के वो प्रमोट नहीं करेंगे। तो आप इस गलत फहमी से निकल जाइए, ठीक है। और इस गलतफहमी से निकलकर आप प्लीज जूम क्लास लेनी शुरू करें। मैं रोज 15 मिनट 20 मिनट आप लोगों का वेट करती हूँ, रोज 15-20 मिनट आप लोगों का वेट करती हूँ। आप लोग प्लीज आए, ये बहुत गलत बिहेवियर है। आप लोग अगर क्लास नहीं ले रहे हैं, क्लास ना लेने से मेरा नुकसान नहीं है, क्लास ना लेने से आपका नुकसान है। तो आप अपने नुकसान के बारे में, क्योंकि आदमी किसी और के फायदे के बारे में सोचता नहीं, सोचता अपने फायदे के बारे में तो सोचता है। तो आप अपने खुद के फायदे के बारे में सोचिए और अपने नुकसान से बाहर निकलिए। इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली ये क्या है। कि याद है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सोर्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिटी क्या है कि जहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट मोटिव क्या करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे नहीं करना है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है, इंटरेस्ट रेट जिसमें मैंने आप लोगों के सारे से सारे रिस्क बताए थे। एंड ब्रॉड टाइप्स देखिए, सिस्टमेटिक मार्केट रिस्क। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो जब हम लोग किसी भी एक सिस्टमाइज बॉडी से क्या लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं या वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे हमारा रिस्क क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक कैसे, सीधी सी बात है कि जहां पर हम लोग को ये डर नहीं है कि क्या कहते हैं ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी या कुछ हो जाएगा या ये हमारा पैसा मार लेगा, क्योंकि जब हम एक सिस्टम के साथ चलते हैं तो देखिए रिस्क तो सब जगह है, ठीक है। बट अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे तो उस केस में हमारे लॉस होने के चांसेस फिर भी कम हो जाएंगे। बट नॉन सिस्टमेटिक रिस्क में, नॉन मार्केट में, ठीक है, वहां पर हम लोग के रिस्क क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कोई हमें पीछे से सिक्योर करने वाला नहीं है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क में तो क्या है, हम लोगों को सिक्योर करने वाला है। इसके लिए आई विल शो द क्या आपका क्या कहते हैं वन ऑफ माई क्या आपका वीडियो, वन ऑफ माई क्या आपका क्या कहते हैं नोट्स, जो कि मैंने आप लोगों के लिए देखे थे। देखिए सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ मनी और द सोर्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मीन्स टू फॉरगो प्रेजेंट कंजम्पशन फॉर द इंक्रीज कंजम्पशन resource available in the future. It can be in any form, a set of all type, kind it with jewelry, commodity। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो हमें हर जगह लगाना होता है, क्लियर। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि क्या कहते हैं मतलब कि कहीं पर भी अगर आप मतलब कहीं पर भी लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली यू हैव टू थिंक, मतलब यू हैव टू, आपको बहुत कुछ क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके यू हैव टू इन्वेस्ट। मतलब अगर आपको ज्वेलरी में भी खरीदना है तो ज्वेलरी भी आपको कौन सी वाली खरीदनी है। क्यों, अगर हम बाजार में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि ज्वेलर को हम क्यों बोलते हैं प्लीज शो दैट कि आपका हॉलमार्क ज्वेलरी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आपका इसमें पैसा लगने वाला है। और अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदेंगे, ठीक है, तो ही क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें कम से कम आप अश्योर तो हैं कि आप जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं उसमें आपका 95% पैसा तो सिक्योर है। 5% आपका मेकिंग चार्जेस लग गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 95% तो आपको गोल्ड ही मिल रहा है इसके अंदर। अगर हम लोग लोकल टाइप की ज्वेलरी खरीदेंगे उसमें हम पूरा पैसा भी देंगे, वो 5-7% क्या कहते हैं हमारे पैसे क्या कर देगा, कम कर देगा, उसमें हम खुश हो जाएंगे। बट वो ज्वेलरी के नाम पर हम लोग को सोना दे रहा है 70 या 80%, तो क्या फायदा होगा उस चीज से। देयर इज नो बेनिफिट। कि कल हम उसको देने जाएंगे तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू इसमें 10% 20% या 30% क्यों काट रहा है, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, वो तो सीधा जब भी क्या करेगा उस ज्वेलरी को वापस लेगा, ठीक है। तो वो सीधा सीधा मतलब जो वापस लेने वाले भी होते हैं, जिसने खरीदा होता है, वो सीधा क्या करता है क्या कहते हैं उसको गर्म करवा कर वो सीधा क्या करता है, देखता है कि इसमें कितना आपका खोट है और कितना क्या कहते हैं आपका सोना है। क्लियर हो गया, वो उस हिसाब से आपको क्या देता है, पैसे देता है। खोट, मैं सीधी सी बात, अगर हम लोकल ज्वेलरी की बात करें तो लोकल ज्वेलरी में खोट ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, तभी तो कहते हैं कि आज आपको अश्योर्ड और आपको हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, जिसमें अल्टीमेटली आपको अश्योरेंस मिलता है कि हाँ भाई इसमें आपका 22 कैरेट तो है। क्योंकि 24 कैरेट की तो देखिए ज्वेलरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना खोट की तो ज्वेलरी बन नहीं सकती, वो मेकिंग ही नहीं होगी उसकी। बट 22 कैरेट तक तो आप ले ही सकते हैं, 22 23 कैरेट तक तो आप ले ही सकते हैं।
18 कैरेट की ज्वेलरी लेने का कोई फायदा नहीं, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं केवल एक 5-7% क्या कहते हैं पैसे में डिस्काउंट के, जो कि आपका जो ज्वेलर्स होते हैं वो पागल बनाते हैं। तो ज्वेलरी और कॉमोडिटी हो, रियल क्या आपका स्टेट हो, बिल्कुल। अब हम घर खरीदते हैं तो घर खरीदने के लिए हम कितनी क्या करते हैं, आपका रिसर्च करते हैं कि नहीं भाई हमें ये लोकेशन नहीं चाहिए, हमें क्या कहते हैं ये इस तरह का फ्लैट नहीं चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। Investor can buy a share of company in the anticipation of getting good return in future. In this section of the book, we are interested in the financial assets, security like equity shares, bond, debentures. At this point, readers should understand that financial assets are different from real estate. बिल्कुल सही बात है, financial asset तो real asset से क्या होती हैं, आपकी अलग होती हैं। While financial assets are the paper claim, ठीक है, representing an direct claim to the real asset in form of debt or equity commitments, ठीक है, the real asset are land and building machine which are used to produce goods and service. Therefore, the security is understood to be debt or equity instrument, ठीक है, issued by a firm in lieu of the funds raised by to meet the आपका short term and long term requirement. Among the many property that disguise real from the आपका financial asset are liquidity and marketability. These features make the financial asset more attractive for आपका investors. ठीक है, as they आपका they are also to liquidate the investment easily in ready and active market. तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल एसेट हमारी क्यों इतनी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए वो लिक्विड एसेट्स होती हैं, और लिक्विड एसेट जितनी अट्रैक्टिव होती हैं वो तो आप लोगों को पता है, क्योंकि सीधी सी बात है लिक्विड एसेट इसलिए अट्रैक्टिव होती हैं कि कभी भी अगर आप इसको आप कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो इजीली क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाती है। तो डिसीजन जो इन्वेस्टर का होता है वो कई चीजों को कन्फ्रंट करता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है, कि वो शेयर्स में करे, बॉन्ड में करे, बुलियंस में करे। The investor must decide the time horizon for which she needs to invest and balance the combination of his or expected return to the risk they are ready to face. These are some of the issues which any investor will face. In this chapter, we shall prescribe the term security generally that discuss the क्या आपका prevalent option is available in the Indian stock market. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो राइट नाउ वी हैव क्या आपका वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द क्या आपका इज द सिक्योरिटी। क्योंकि आप लोगों को पता है आज के टाइम में सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इजी और सबसे जैसा बोलते हैं ना लोकप्रिय पॉपुलर क्या होता है आपका ऑप्शन होता है कि हाँ भाई हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम लोगों ने क्या लगा दिया जी, आपका सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया। तो ये हम लोगों के लिए, और हमें लोग चॉइस भी ये देते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है अगर हम रियल एस्टेट में जाएंगे तो वी नीड द क्या आपका वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, फॉर द क्या आपका इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर मुझे कोई फ्लैट भी खरीदना है डेफिनेटली उसके लिए मेरी लोकेशन होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, कि भाई अगर मैं खरीदूं तो मेरा वो पैसा बढ़े, तो वो पैसा तभी बढ़ेगा जब मैं लोकेशन अच्छी चूज करूंगी। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अभी दिल्ली में ही जाकर फ्लैट लूं, मतलब यहाँ पर मैं उसमें जितने पैसे में मुझे दिल्ली में मेरी छत भी नहीं मिलेगी और मेरी जमीन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लैट तो वो मुझे थर्ड फ्लोर पे मिल सकता है, फोर्थ फ्लोर पे मिल सकता है, फिफ्थ फ्लोर पे मिल सकता है, 11th फ्लोर पे मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। तो ना जमीन मेरी ना छत मेरी, ठीक है, तब भी वो मेरा करोड़ों रुपए से कम नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर वो बनाऊंगी, ठीक है, तो वो मेरा उसमें मेरी छत भी होगी, मेरी जमीन भी होगी, ठीक है, सब कुछ मेरा होगा तब भी, ठीक है, और वो वहां से 10 गुना बड़ा बना सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत फर्क है लोकेशन का, पर वही कहना कि उतनी तेजी से जो पैसा मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगी वो तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से मेरा वहां पर वो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इस तरह की रियल एस्टेट असेट्स होती हैं वो इतनी लिक्विड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इतना इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता, पर वहां पर आदमी पैसा लगाता है, क्योंकि वो एक ऐसा कमर्शियल क्या है आपका दिल्ली एरिया है जहाँ पे हर बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, और जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है तो डेफिनेटली वो जब वहां पर रहने लगता है तो उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, क्योंकि आज के टाइम में जितना बंदा किराया दे रहा होता है उतने की आपकी ईएमआई चली जाती है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं किराया देकर सामने वाले बंदे को क्यों अमीर करूं, क्यों ना मैं उसमें 10-20 हजार रुपए डालकर ईएमआई क्या करना शुरू कर दूं, पे करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो इससे मेरी एसेट भी बन जाएगी और ठीक है, अब मुझे किराए के घर में भी नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं आपके मैटर्स होते हैं जिसके जिसके ऊपर आपकी पूरी सिक्योरिटी मार्केट फिक्स है। अब जैसे इन्होंने बोला कि व्हाट आर सिक्योरिटी, अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी तो डेफिनेटली आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द कि आपका मतलब मैंने शायद तुम्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर में, तो वहां पर डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं मतलब आया होगा कि सिक्योरिटी किसको बोलते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी इज द क्या आपका मोस्ट पॉपुलर, मैं बताई चुकी हूँ। This instrument prima facie provide evidence of ownership to the holder of instrument. The owner is entitled to receive all the benefit due on the instrument and retrieve his investment at the time of redemption. Security can broadly be divided into two categories: debt security and equity security. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि भाई डेट की तरफ जाएं, डिवेंचर्स की तरफ जाएं, या इक्विटी की तरफ जाएं। क्योंकि सीधी सी बात है, डिवेंचर्स वो सोर्स होता है जो अल्टीमेटली हमारे पैसे को सिक्योर रखता है और उसके ऊपर हमें एक प्रीमियम भी पे करता रहता है, मतलब इंटरेस्ट के रूप में।
और इक्विटी हमें मेंबरशिप तो देता है, बट उसके साथ हमारे साथ कई सारी क्या लगी रहती हैं, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोग जानते ही हैं। चाहे मेंबरशिप दे भी दी तब भी क्या होगा कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कंपनी अगर खत्म हो गई तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं हमारे मन में, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल टेक द कि आपका जो कौन होते हैं आपके एक्सपर्ट होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट को कंसीडर करते हैं कि भाई कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा, कौन सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छा है। चलिए, इसके साथ ही वी शुड ओवर क्लास एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।